बट मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी, जैसे कि गुरुजी कहा करते थे कि शॉर्ट में सुनाया करो। बट मैं बहुत सारे इंस्टेंसेस शेयर करूंगी अपनी पूरी जर्नी का। मैंने पहले भी एक बार वैसे तो शेयर करा है, बट मैं दोबारा से शुरू से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि गुरुजी से मिलने की अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं जितनी बारी बता पाऊँ मैं उतना ही खुश होती हूँ बताने में। तो मेरे मम्मी पापा पहली बार गुरुजी से मिले थे बैसाखी के दिन 2006 में, और उसके कुछ टाइम के बाद में वो हमें भी लेके गए थे, मुझे और मेरे छोटे भाई को गुरुजी से मिलने के लिए। तो जब पहले दिन मैं गई तो बाहर खड़े थे हम, छोटे एम्पायर स्टेट मंदिर के बाहर लाइन में खड़े थे। तो मुझे पापा ने बोला कि बेटा ये बहुत पावरफुल गुरुजी हैं, आप इनसे कुछ मांगना चाहें तो मांग लेना। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मांग सकती हूँ। मैं उस टाइम पे 12th स्टैंडर्ड में थी, तो कोई बहुत ज्यादा चीजें ऐसे थी नहीं मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा यूजुअली लोग ऐसे फिजिकल कुछ एलिमेंट्स होते हैं या कुछ होता है तो वो मांग लेते हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैं टीनेजर थी तो पिंपल्स होते थे, तो गुरुजी को कि पिंपल्स दूर करवा देंगे व्हाटएवर। तो मैं गई अंदर, मत्था टेका। जैसे मत्था टेक रही थी और मैंने अभी अपना मुंह खोला नहीं था, मैंने बस बोलने की कोशिश करी, और इतने में गुरुजी ने बहुत जोर से डांट के बोला, मंगिया ना कर, कम खराब कर लेंगी। तो पहले तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि उन्होंने बोला क्या है। तो उनके साइड में एक अंकल बैठे थे, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि बेटा इसे मांगते नहीं है, आप जाके बैठ जाओ। तो मैं जाके बैठ गई, बट मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, कि मुझे ऐसे डांट क्यों पड़ गई। और मतलब गुरुजी तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी मुझे डांट दिया, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन बैठ गई मैं वहां पर। तो फिर वहां पर शब्द बानी चला, मैंने सारा सब कुछ ऑब्जर्व करा कि कैसे चल रहा है पूरा सिस्टमैटिक वे में, कितना लंगर मिल रहा है, सब लोग कितने शांति से आके बैठ रहे हैं, कोई बातें नहीं कर रहा है एक दूसरे से। तो और बहुत पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा वहां पर, मगर डांट खाना उतना अच्छा नहीं लगा था। तो बट फिर भी आगे जाते रहे। उस टाइम पे मैंने पापा ने मुझे कन्विंस करा कि हो सकता है बेटा आप कुछ गलत मांग रहे होगे, तो इस वजह से गुरुजी ने डांट दिया होगा। तो मैंने बात मान ली कि ठीक है, हो सकता है। बट एक और बार ऐसा अटेम्प्ट करा, फिर से मुझे डांट पड़ी। तो मुझे ये समझ आ गया कि शायद जो बोल रहे हैं वो मान लेना चाहिए और नहीं मांगना चाहिए। तो एनीवेज फिर आगे जाते रहे। ऑल्दो मुझे उसके बाद में गुरुजी से थोड़ा डर लगने लग गया कि वो हर बार मुझे डांटते ही हैं, तो शायद वो मुझे प्यार नहीं करते या मुझ में कोई कमी है, कुछ तो है जिसकी वजह से मुझे ही डांट पड़ती है और तो किसी को नहीं पड़ती। और पापा को तो उन्होंने कहा था कि मांगो, कि मांगना है। तो बहुत अजीब लगा कि फैमिली के दो मेंबर्स को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं गुरुजी। बट ये डर भी गुरुजी ने मेरा निकाला एक बार। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग किसी नई संगत को लेके गए थे वहां मंदिर, और वो मेरी एक्चुअली स्कूल की फ्रेंड को लेके गए थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड थोड़ा सा वहां एम्पायर स्टेट में वॉक कर रहे थे, जब तक हम वेट कर रहे थे सब लोगों का या लाइन में। तो हम थोड़ा सा आगे निकल गए, मम्मी पापा उसके मम्मी पापा को ले गए और मत्था टिकवा लिया और बाहर आ गए। तो जब हमारी टर्न आई आज्ञा लेने जाने की, तो पापा ने मुझे बोला कि बेटा जब नई किसी संगत को लेके जाते हैं तो इंट्रोड्यूस करना होता है गुरुजी को। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो नहीं गुरुजी से बात करूंगी, वो मुझे डांट देते। बट तो पापा ने बोला नहीं बेटा इसे बात करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। तो मैंने कहा अगर वो पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। और ऑब्वियसली गुरुजी ने मेरी सारी बातें बाहर सुन ली थी, तो उन्होंने मुझसे अंदर जाने पे पूछा कि ये कौन है, और फिर ब्लेसिंग्स भी दी कि चलो ऐश करो। तो गुरुजी ने मुझे ये समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझे नहीं पसंद करते हैं, बस बात यही है कि मंगिया ना कर, कम खराब कर लेंगी। बट अब जब इतने साल हो गए हैं उस बात को, तो जब मैं कभी भी उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है आज कि गुरुजी ने ऐसा कहा कि मंगिया ना कर, कम खराब कर लेंगी। क्योंकि बहुत बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि जो मैं सोच रही होती हूँ उससे गुरुजी मुझे कई ज्यादा देना चाहते होते हैं, और मुझे नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए या मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो आज की डेट में अब ऐसा हो गया है कि मुझे पता है कि गुरुजी ने हमेशा मुझे
ज्यादा ही देना है। कभी मुझे अगर मेरे को कुछ नहीं भी मिल रहा है तो मुझे कोई ऐसे, मैं अपसेट नहीं होती उस चीज के बारे में। मुझे हमेशा पता है कि जो भी गुरुजी कर रहे हैं वो मेरे लिए ही बेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आज का शब्द भी अभी जो चला था वो यही था कि रब दी रजा विच राजी होना सीख ले। तो मेरी तो लाइफ का थीम ही यही है कि मंगिया ना कर कम खराब कर लेंगी, या रब दी रजा विच राजी होना सीख ले। एनीवेज, तो हम गुरुजी के पास जाते रहे। तो मैं बचपन से ही शिव जी की बहुत भक्त थी, बट मैं थोड़ा प्राइवेटली ही पूजा करती थी हमेशा। तो एक बार हम लोग गुरुजी के एम्पायर स्टेट वाले मंदिर में बैठे थे, तो गुरुजी ने किसी को सत्संग करने के लिए बोला। तो वो जो भी थे उन्होंने मुझे सत्संग याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है उसके बारे में, बस मुझे एक बात याद है कि उन्होंने कहा कि गुरुजी शिव जी का रूप है। तो इस चीज में मुझे हल्का सा ऑफेंस लगा, क्योंकि मैं शिव जी को बहुत मानती थी। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि ये जो इंसान रूप में बैठे हैं वो शिव जी कैसे हो सकते हैं। तो मैं साइड में जब वो सत्संग खत्म हुआ, शेयरिंग, उसके बाद में हम लोग बैठे हुए थे और फिर शब्द चल रहे थे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि अगर आप शिव जी का रूप हो तो आप अभी मेरी तरफ देखो और स्माइल करो। तो गुरुजी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे थे, लेकिन कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत बड़ी सी प्यारी सी स्माइल दे दी। तो मैं एकदम से डर गई, पर कुछ टाइम के बाद में मैंने कन्विंस कर लिया कि ये कोइंसिडेंस था। ऐसा मैंने 2 बार करा, 2 बार गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और स्माइल करा। मैंने दोनों बार अपने आप को कन्विंस कर लिया कि ये कोइंसिडेंस था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट, समवॉट डिफिकल्ट चीज बोलते हैं जिससे कि प्रूव हो जाएगा, फाइनल है ये, इसके आगे और कोई टेस्ट नहीं दूंगी मैं गुरुजी का। तो जब भी मैं और मेरा भाई जाते थे मंदिर, तो गुरुजी हमें फर्स्ट राउंड लंगर करवा के वापस भेज देते थे। तो आई थिंक 10 बजे के अराउंड का कुछ टाइम होता था जब हम वापस चल पड़ते थे। बट जब भी मम्मी पापा जाते थे तो वो बहुत लेट तक रोकते थे और उनको एक्स्ट्रा प्रसाद भी मिलता था। तो पापा मम्मी बहुत सारी ऐसी बातें बताते थे, तो मुझे हमेशा क्यूरोसिटी थी कि मुझे भी रुकना है लेट तक। तो बट हमारा स्कूल होता था मंडे को, तो इसलिए, और हमारा डे फिक्स था संडे का, तो शायद से इस वजह से गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल होते थे, तो शायद इस वजह से वो हमें लेट तक नहीं रोकते थे। बट मेरी उस दिन जिद हो गई कि मैंने कहा कि अगर आप शिव जी का रूप है तो आप मुझे सुन सकते हैं, तो आप आज हमें रात को 12 बजे तक रोकिए। तो उस दिन ऑब्वियसली गुरुजी ने हमें लंगर के बाद थोड़ी देर और बिठा लिया। तो वो कितनी देर हुई थी हमें पता नहीं था, बट एक रैंडम पॉइंट पे गुरुजी ने बोला चलो। तो पापा मम्मी दोनों ने अपना मत्था टेका। जब मेरी टर्न आई मत्था टेकने की, तो जैसे मेरा मत्था, अभी मैं नीचे झुकी हुई थी, गुरुजी ने अपने साइड में किसी लड़की को बोला, और फिर बज गए 12, हो गया तेरा हैप्पी बर्थडे। तो एकदम से मैं डर गई कि मतलब उनको पता है कि वो मुझे एग्जैक्टली 12 बजे भेज रहे हैं। ये मैसेज भी मुझे दे दिया, लेकिन ऐसे एम्बैरेस नहीं करा कि बस देखा, मैंने सुन लिया था कि तुम्हें 12 बजे जाना है। तो उस दिन के बाद से मुझे एकदम पक्का विश्वास हो गया कि ये शिव जी का ही रूप है, ये शिव जी का अवतार है। और जब भी मैं मंदिर में बैठूं तो सोच समझ के अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखूं इस तरह से कि कुछ उल्टा सीधा ना सोच लूं। बट एनीवेज, तो उसके बाद में गुरुजी ने मुझे 12th स्टैंडर्ड के जो मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे उसके लिए भी ब्लेस किया था। एक एक्स्ट्रा दिन बुलाया और थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह भी दिया था। और एग्जाम्स बहुत अच्छे गए, जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा मेरे मार्क्स वगैरह आए। वही बच्चों के जो भी रेगुलर हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब गुरुजी ने ध्यान रखा हमेशा। उसके अलावा गुरुजी ने 27 मई को हमारे घर पे 2007 में सत्संग करवाया था। और उस टाइम पे उन्होंने पापा को अपने जोड़े दिए थे। तो पापा रात को या सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग घर वापस आए थे, पूरी रात रुके थे वहीं गुरुजी के पास। तो जब अराउंड जिस टाइम शायद पापा घर आएंगे उसी टाइम पे मुझे इतनी ज्यादा
स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आने लग गई थी कि मुझसे सोया नहीं जा रहा था, मेरी नींद खुल गई। इवन दो मैं पिछले दिन से बहुत थकी हुई थी, मगर मुझे सुबह नींद ही नहीं आ रही थी, मैं लेफ्ट राइट हो रही थी। तो पापा थोड़ी देर के बाद ऊपर आए चेक करने के लिए कि हम लोग सो रहे हैं कि उठ गए हैं। तो उन्होंने देखा कि मैं नहीं सो रही हूँ, तो उन्होंने पूछा कि बेटा सो रही हो या जाग गए? तो मैंने कहा मैं जाग गई। तो उन्होंने कहा चलो देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। और नीचे गए तो गुरुजी के जोड़े थे और उनमें से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस की मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती उस चीज को। उसके बाद ऑब्वियसली गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। अब ये बात हमें ऑब्वियसली उस पूरे टाइम पीरियड में जब हम जाते रहे तब तक कभी रियलाइज नहीं हुआ था कि कितने शॉर्ट टाइम के लिए हम गुरुजी से मिल रहे हैं। और बट फिर भी गुरुजी ने पहले दिन मुझे वो डांट लगा के कि मंगया ना कर काम खराब कर लेंगी, मेरी पूरी आगे की लाइफ सेट कर दी थी। ये बात मैं अब रियलाइज करती हूँ कि एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक मोमेंट जो हमने गुरुजी के साथ बिताई वो उसका कुछ मीनिंग था, कुछ पर्पस था। तो जहां तक मंगया ना कर कम खराब कर लेंगे वाली बात है, उसके लिए मुझे ऐसा फील होता है कि गुरुजी ने मेरी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई कर दी। अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो वो मेरे लिए बेस्ट है, और जो चीज नहीं मिलती है उसमें ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि गुरुजी ने नहीं दिलाया तो कोई कारण होगा, और मैं वो कारण भी नहीं जानना चाहती। मुझे बस ये है कि जो गुरुजी मुझे दिलाएंगे वो बेस्ट होगा, एंड वही, दैट इज इट, फुल स्टॉप। उसके आगे मुझे कुछ ना सोचना है ना कुछ समझना है। तो गुरुजी ने काफी, अभी मैं बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक वाली बातों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, तो बहुत सारी जॉब्स दिलवाई जो मुझे चाहिए थी, और यूएस शिफ्ट करवाया। उन्होंने यूके घूमने मतलब काम के लिए यूके घूमने जाने का मौका दिया। तो ये सारी बहुत सारी चीजें उन्होंने दिलवाई। मगर जो बेस्ट उन्होंने अभी रिसेंटली हमें दिया वो ये था कि हमारी शादी होनी थी, तो 2021 में सोच रहे थे करने की, बट क्योंकि कोविड चल रहा था और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रैवल वगैरह पे, तो ना हम इंडिया जा पा रहे थे ना मम्मी पापा यूएस आ पा रहे थे। तो काफी मुश्किल में पड़े हुए थे सब लोग। तो अक्टूबर में या सितंबर एंड में 2021 में न्यूज आई कि यूएस की फ्लाइट्स खुलने वाली हैं, इंडिया से यूएस की फ्लाइट्स नवंबर में खुल जाएंगी। तो मम्मी पापा ने कहा चलो कोई नहीं, यूएस में ही कर लेते हैं शादी। तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कर लेते हैं, छोटी सी करेंगे। और हमेशा से जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा लगता था कि शादी जो है वो छोटी सी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा मेरा ख्याल था, बट था। तो हम न्यू जर्सी में थे उस टाइम पे, तो हमने सोचा कि न्यू जर्सी के जो मंदिर में त्रिलोकी अंकल जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात कर लेते हैं कि अगर मंदिर में हो सके तो अंकल ने कहा ऑफ कोर्स कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे। और आंटी भी बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे थे उस चीज में। तो आंटी अंकल दोनों ने कहा कि हाँ हाँ यहाँ कर लेंगे। तो अब यहाँ यूएस में हम लोग भी बहुत ज्यादा किसी को जानते नहीं थे, कुछ पता नहीं था अच्छे से, लेकिन जो संगत के लोग थे उन सब लोगों ने हमारी शादी इस तरह से कराई कि जैसे फैमिली मेंबर से भी बढ़ के पार्टिसिपेट करा। सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं, इतना हेल्प करा कि कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि बिना पेरेंट्स के यहाँ हुए, और कोई फैमिली मेंबर्स एज सच लाइक डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स नहीं है जो कि हमें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सके। मगर गुरुजी की संगत ने ऐसे प्यार दिखाया, ऐसे हेल्प करा कि हम बिल्कुल कुछ कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। गोइंग बैक टू, मैंने कहा था कि मैं छोटी सी शादी चाहती थी, तो उस टाइम पे
जब फेरों की बात हो रही थी कि फेरे कैसे करने हैं वगैरह, तो मैंने जो मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनको भी फेरों के लिए नहीं बुलाया, एक अलग से जगह पे रिसेप्शन करने वाले थे, तो सिर्फ वहां रिसेप्शन के लिए बुलाने का सोचा था। मैंने सोचा था कि सिर्फ हमारे 4 फैमिली मेंबर्स और मेरे हस्बैंड के 4 फैमिली मेंबर्स, हम लोग बस आपस में 8-10 लोग, 2-4 अगर संगत के लोग आना चाहिए तो बस इतने से लोग फेरों के टाइम पे आ जाएंगे। तो अंकल ने हमसे पूछा कि किसको बुलाना है, तो हम मतलब क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मंगया ना कर काम खराब कर लेंगे, तो जो भी कोई भी डिसीजन होते थे, अंकल कुछ भी सवाल पूछते थे, मैं उनको बोल देती थी आप देख लो। तो उन्होंने ऑलमोस्ट सब संगत को इनवाइट करा, और वो इतनी लार्ज स्केल पे संगत आई हुई थी और सब लोग इतने खुश थे उस टाइम पे, और इतने अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट करा शादी में कि मुझे कभी मैं अपने इमेजिनेशन में भी नहीं कभी सोच सकती थी कि ऐसे होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता था कि छोटी शादी होनी चाहिए, मगर गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवाया कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। अगेन जो कि मेरी लाइफ का थीम ही है पूरा गुरुजी के केस में। और फिर संगत में पूरा अच्छे से शादी में इतना डांस करा, इतना खुशी महसूस करी कि मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि कितना डिफरेंट था सब कुछ। और इस बात से मुझे एक बात हर बार याद आती है, वो ये है कि जब मैं न्यू जर्सी में थी, तो पापा जब भी विजिट करने आते थे तो वो सत्संग शेयर करते थे अपने, और जब वो सत्संग शेयर करते थे तो हर बार एक सत्संग शेयर करते थे कि गुरुजी को पापा ने कहा कि ये मेरी कुड़ी है, 2-3 बार ऐसे मेरी कुड़ी है करके मुझे इंट्रोड्यूस करा। और एक दिन गुरुजी ने कहा कि चौधरी मैनू पता है ये साडी कुड़ी है। उसके बाद से पापा ने ये बात बोलना छोड़ दिया। तो जब भी पापा ये सत्संग शेयर करते थे, मुझे हमेशा लगता था कि ऐसे ही गुरुजी ने कह दिया होगा पापा का दिल रखने के लिए, पता नहीं क्यों वो हर बार ये शेयर करते हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था जब वो शेयर करते थे। मगर जब हमारी शादी हुई थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी ऐसे ही कुछ भी नहीं कहते थे, और उन्होंने डेफिनेटली मुझे अपनी ही कुड़ी की शादी कर रहे हो वैसे ही करवाया, पूरी संगत से पार्टिसिपेट करवाया, पूरी संगत को काम पे रखा या हेल्प के लिए वहां पर दिया हमें, ताकि वो इतनी धूमधाम से शादी करवा पाए। और उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि वो ऐसे ही नहीं कहते हैं कुछ भी, और शुक्राना है गुरुजी का कि वो ऐसा करवा पाए। एनीवेज फिर हमारी शादी के बाद में मेरे भाई की भी शादी होनी थी, तो फरवरी के मंथ में डिसाइड किया था। एक्चुअली मेरा भाई मुझसे पूछ रहा था कि कब करवाएं, फिर उसकी शादी के लिए कब रखें, क्योंकि मेरे वीजा का इशू था, तो कि मैं कब आ पाऊंगी अटेंड करने। तो मैंने उसको बोला कि तुम रख लो जो भी डेट रखनी है, अगर गुरुजी चाहते होंगे तो मैं आ जाऊंगी, वो सब तुम्हें पता ही है कि गुरुजी के हाथ में होता है। तो उन्होंने फरवरी की डेट डिसाइड कर ली, और डेट डिसाइड होने के 2-3 हफ्ते के बाद ही मुझे अपनी वीजा की अपॉइंटमेंट मिल गई, और मैं ऑब्वियसली अपने भाई की शादी भी अटेंड कर पाई। तो गुरुजी हमेशा ध्यान रखते हैं और उन पे भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है। अभी रिसेंटली मेरी जॉब की वजह से हमें न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट होना था, तो मुझे थोड़ा सा रेजर्वेशंस थी उसके बारे में, मैं नहीं मूव करना चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी प्यारी संगत मिली थी, इतना कुछ हुआ पिछले 1 साल के अंदर, तो मुझे बहुत ऐसे अटैचमेंट सा फील हो रहा था और मन नहीं था मूव करने का। तो मैंने गुरुजी को प्रे करा कि गुरुजी अगर मेरे लिए ठीक है तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। तो मैंने कोशिश करी रुकने की, लेकिन नहीं हो पाया। तो मुझे बस लेकिन यही अब गुरुजी पे ये विश्वास तो जरूर है कि जो भी वो करवाते हैं वो मेरे लिए बेस्ट होता है। तो मैं
मैंने कोशिश करी, नहीं हुआ तो मुझे कोई ऐसे, मैं उदास नहीं हुई, मगर जैसे भी हुआ मूव हो गए। अब मूव होने के 6 महीने के बाद आज 6 महीने से थोड़ा सा ऊपर हो गया है हमें मूव हुए। मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे मूव होने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी पहले, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर है सब कुछ और बहुत अच्छा है। तो गुरु जी को पता है कि उन्होंने क्या देना है एट ऑल टाइम्स। और यहाँ पर भी संगत मिल गई है अब हमें सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ हम लोग सत्संग में जाते हैं, और वो भी एक नई फैमिली की तरह सब जगह पे संगत है, परिवार मिल जाता है, और सब लोग इतना प्यार करते हैं कि कभी भी कहीं भी मूव करना हो तो कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अभी रिसेंटली मेरी एक एक्चुअली फ्रेंड की भी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी यहाँ यूएस में ही। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं उसके पास जाके उसकी हेल्प कर पाऊं, लेकिन किसी रीजन से मैं नहीं जा पाई। तो उस टाइम पे भी मैंने सोचा कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं कैसे हैंडल करती सिचुएशन को। बट जैसे ही वो ख्याल आता है उसी टाइम मुझे ख्याल आया कि ऑफ कोर्स गुरु जी की संगत होएगी मेरे पास हमेशा। तो उस चीज के लिए हमेशा हमेशा गुरु जी को शुक्राना करती हूँ मैं कि वो इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, हम कहीं भी हों पूरे वर्ल्ड में गुरु जी की संगत इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है हमारे लिए कि इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो बस गुरु जी का हमेशा हमेशा शुक्राना, और मैं हमेशा होप करती हूँ कि गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहें और इसी तरह से मुझे ब्लेस करते रहें और आगे भी लाइफ में सपोर्ट करते रहें, और सब संगत को भी प्यार देते रहें और सब संगत को ब्लेसिंग्स मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं गुरु जी के, कितने भी करें तो कम ही होते हैं। तो मैं एक दो अपनी पहले की जॉब्स वगैरह के बारे में बात कर सकती हूँ। मैं 2014 में यूएस आई थी मास्टर्स करने के लिए। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे पैसों को लेके एप्रीहेंशन था। मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो, या मैं हमेशा पैसों के मामले में थोड़ा सा कॉन्शियस रहती हूँ। तो मुझे हमेशा से इस चीज की टेंशन थी। बट गुरुजी ने ऐसे चक्कर चलाया कि मुझे 90% के अराउंड मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, जो कि बहुत रेयरली किसी को मिलती है इतनी ज्यादा। और उसमें भी ऐसा हुआ कि पहले उन्होंने 80% के अराउंड दी थी, बट मुझ में पता नहीं कहाँ से गुरुजी कभी कभी कॉन्फिडेंस डाल देते हैं। तो मैं उनसे नेगोशिएट कर रही थी कि नहीं मुझे और चाहिए, और मतलब बस सिर्फ इतना कहने पे कि मुझे और चाहिए उन्होंने और दे दी, जो कि पता नहीं ऐसे इतनी आसानी से होता है या नहीं होता है, मगर मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर 2016 में मैं मास्टर्स से जब मैंने ग्रेजुएट करा, तो यहाँ यूएस में जॉब मिलना काफी मुश्किल रहता है, खास करके वीजा पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो मुझे ऑफ कोर्स टेंशन थी, मगर उसके लिए एक जब ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद के 2 या 3 महीने के अंदर की आपको एक डेट डिसाइड करनी होती है जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे। तो वो डेट मेरे लिए पड़ रही थी जून या जुलाई के किसी दिन की। तो ऑब्वियसली जुलाई का महीना अगर साथ में आ जाए तो मैं एक ही डेट सोच सकती हूँ, जो कि है 7 जुलाई। तो मैंने 7 जुलाई की डेट भर के दे दी कि मुझे 7 जुलाई को मैं जॉब स्टार्ट कर सकती हूँ। मगर मेरे पास जॉब नहीं थी करने को उस टाइम पे। वो बस ऐसी ही एक रैंडम डेट देनी होती है हमको। तो मैं जॉब ढूंढ रही थी। एक दिन मतलब जब 7 जुलाई से 3-4 हफ्ते पहले की बात है, एक दिन बैठे बैठे एक हमारे कॉलेज के एलमनाई का सामने से मुझे मैसेज आ गया कि आपको जॉब चाहिए क्या। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे चाहिए, और बहुत ही सरप्राइजिंग था कि उसने मुझे अप्रोच करा रादर दैन कि मैं किसी से जाके पूछ रही हूँ कि आप मुझे जॉब देंगे कि नहीं देंगे। उन्होंने सामने से पूछा कि क्या आपको जॉब चाहिए। और फिर जब इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो एक बहुत ही
डिफिकल्ट पर्सन बोलूंगी मैं उनको, जो कि मतलब बहुत एजुकेटेड, उनके 2-3 मास्टर्स डिग्री, 1-2 पीएचडी, पता नहीं क्या क्या उनके काफी क्वालिफिकेशंस थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया तो वो बीच में एकदम से उन्होंने एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जिसके बारे में मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे आंसर कैसे पता था उसका। मैंने कभी नहीं पढ़ा है उसका आंसर, और समहाउ जब उन्होंने बहुत ही ऐसे स्ट्रेसफुल से सिचुएशन में मुझसे पूछा, मैंने बहुत ही ऐसे सॉर्ट ऑफ रूडली एक्चुअली उनको जवाब दिया और एकदम करेक्ट जवाब दिया, और उस पर्सन के मुंह से कुछ भी पॉजिटिव निकलवाना बहुत मुश्किल होता था। तो लेकिन उसने मुझे गुड बोल दिया, और मैं बहुत ही सरप्राइज हो गई कि मुझे भी कैसे पता था ये बात। बट गुरुजी ऑफ कोर्स हमेशा साथ दें तो वो दिमाग में कुछ भी डाल सकते हैं। तो मेरा इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे जॉब ऑफर दिया और उन्होंने कहा 5 जुलाई से स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो 7 जुलाई से पहले स्टार्ट ही नहीं कर सकती, तो 7th को करना होगा, जो कि थर्सडे का डे था। तो यूजुअली कोई भी जॉब जो होती है वो ऐसे थर्सडे मिडल ऑफ द वीक में तो कोई नहीं स्टार्ट करता है। तो मुझे लग रहा था कि वो ये ना बोल दें कि आप मंडे से स्टार्ट करना, उसके अगले मंडे से। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है 7th से कर लेना। तो 7 जुलाई के दिन मेरी पहली जॉब लगी और स्टार्ट भी उसी दिन करवाया गुरुजी ने। तो मतलब एक एक स्टेप पे उन्होंने मेरा साथ दिया, ये बात बहुत ही क्लियर थी। उसके अलावा फिर यहाँ पर H1B का जो प्रोसेस होता है उसमें शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, बट वो लॉटरी का सिस्टम होता है। तो 1 साल मिलता है, उसमें आपकी जो कंपनी है उसको अप्लाई करना होता है, फिर लॉटरी में निकले तो आपको मिल जाएगा, नहीं निकले तो नहीं मिलेगा। तो जब जैसे लॉटरी मतलब लक का सवाल आता है तो मुझे 100% पता था कि गुरुजी के ऊपर ही है सब कुछ, और अगर वो करवाना चाहेंगे और मेरे लिए ठीक होगा तो हो जाएगा, नहीं करवाना चाहेंगे तो नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा आइडिया था मेरा। बट उसी दौरान में मैं एक बार अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए गई थी वहां। तो वहां लाइन में बहुत लंबी लाइन थी, और मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी। कोई रीजन नहीं था मेरे परेशान होने का, लेकिन कभी कभी गुरुजी कितनी छोटी छोटी बातों में हमारी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी एक अलग ही गुरुजी का की ब्लेसिंग होती है। और गुरुजी का दिल इतना बड़ा है कि वो ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी हमारा ध्यान रख लेते हैं कभी कभी। तो मैं उस टाइम ऐसे ही परेशान हो रही थी इस चीज को लेके कि लाइसेंस का मतलब मैं 2 बार चक्कर लगा चुकी थी और कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा था। तो उस दिन मैं जब लाइन में खड़ी हुई थी तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे तो अभी पता भी नहीं है कि मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं ऐसे ही लाइसेंस ले रही हूँ ऐसे 2-3 महीने के लिए, कोई फायदा तो है नहीं। तो अगर मेरा H1B नहीं लगना होगा, वीजा नहीं लगना होगा, तो नहीं, अगर मेरा आज लाइसेंस नहीं बना तो मैं मान लूंगी कि मेरा वीजा शायद नहीं लगना है। इन 2 चीजों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट क्योंकि मैंने गुरुजी को ये बात कह दी तो गुरुजी भी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने इसका भी जवाब दे दिया मुझे। तो मैं लाइन में खड़ी थी, बहुत लंबी लाइन थी, ऐसे मेरा टोकन नंबर कुछ ऐसे 50s में कुछ आया था, और उनका उस दिन सैटरडे था तो 1 बजे बंद हो जाता है, और उस टाइम पे कुछ ऐसे 12:30 या कुछ बज रहे थे। तो और मैं उस टाइम पे यही सोच रही थी कि गुरुजी अगर आज मेरा लाइसेंस नहीं बना, जो कि नहीं बनने वाला था क्योंकि 50s का नंबर उस दिन आ ही नहीं सकता था। तो एक कोई रैंडम बंदा सबसे उनका पूछ रहा है कि आपका टोकन नंबर क्या है, आपका टोकन नंबर क्या है। मेरे आगे और पीछे वालों से पूछा आपका टोकन नंबर क्या है। एकदम से मेरे पास मेरा जो भी नंबर था उसने कहा कि आपका नंबर ये है। तो मैंने कहा हाँ मेरा नंबर ये है। तो उसने कहा कि मेरा बहुत आगे का कोई, उसने नंबर बताया कुछ 10-12 कुछ बहुत ही आगे का नंबर, कि मेरा ये नंबर है, क्या आप मुझसे एक्सचेंज करना चाहेंगे। मैंने बोला हाँ, और मैंने फटाफट से उसके हाथ से उसका टोकन लिया और मैं भाग गई आगे। मैंने कभी उससे पूछा भी नहीं कि आप
क्यों पीछे का नंबर लेना चाहते हैं जबकि आपका तो टर्न भी नहीं आएगा आज। बट ऑफ कोर्स उस दिन लास्ट लाइसेंस जो बना वो मेरा ही था। तो गुरुजी इतनी छोटी सी बात में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे मेरे साथ। और कैसे किसी एक रैंडम बंदे को वो मेरे से टोकन नंबर एक्सचेंज करने के लिए उन्होंने भेज दिया। तो कितनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों में गुरुजी पार्टिसिपेट करते हैं हमारी। उस पे मैं हमेशा हैरान हो जाती हूँ। अभी के लिए